हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज मैं एक और बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तुमसे बात करने आया हूँ और बहुत अच्छी अच्छी बातें तुम्हें बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस तुम्हें दूंगा। तो ये टॉपिक क्या है बच्चों? ये है एनसीईआरटी बुक से पढ़ने का बेस्ट तरीका। कैसे एनसीईआरटी बुक को पढ़ा जाए, कैसे इसको नोट्स बनाए जाए। तो फिर बात वहीं पे आ गया कि सर इस पर तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, बहुत सारे एडवाइस पहले ही से मुझे मिल चुका है और बहुत सारी बातें मैं पहले से जानता हूं। तो भैया आपकी वीडियो को क्यों देखूं, क्यों टाइम पास करूं, क्यों फिर से वही बातें रिवाइज करूं, क्यों फिर से आप वही बातों को बता रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जरूर बताऊंगा जो तुम्हें शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इस बात को पॉइंट आउट करो, किसी ने नहीं बताया होगा। इसीलिए तो मैं आता हूं ताकि कुछ ऐसी चीजें तुम्हें दूं जो शायद तुम्हें किसी और ने नहीं बताया हो। अरे भाई, वही YouTube की चीजें और साथ ही साथ वही वेबसाइट की चीजें यदि मैं तुम्हें बता दूं तो तुम बोलोगे यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। तो भाई ठीक है, वो चीजें भी मैं एक बार बता दूंगा, लेकिन लास्ट तक देखना, एक दो पॉइंट ऐसे मैं बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ इससे कैसे नोट्स भी तैयार किया जा सके। तो कुछ ऐसी बातें जो तुम पहले से जानते हो उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला चीज बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ना, उसको समझना, उसकी कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छा से समझ लेना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बात जान लो। एनसीईआरटी में चीजों को क्या किया जाता है, बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया जाता है जैसे तुम्हें हेल्प बुक में मिलेगा। हेल्प बुक में चीजों को एकदम छांट छांट के जो पॉइंट्स रहते हैं उसी को पढ़ा दिया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में बहुत गूढ़ बातें होती हैं, बहुत सीरियसली उसको बनाया जाता है, बड़ा अच्छे से उसको तैयार किया जाता है जिसको इतने आसानी से समझना मुश्किल होता है। तो यार एनसीईआरटी, सबसे पहले क्या करो कि एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठ जाओ। तो भाई अपना सिर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दोगे कि यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ तुमको इसके पहले काम करना होगा। क्या काम करना होगा? तुम देख सकते हो, सबसे पहले उस चैप्टर को टीचर से पढ़ लो। यदि तुमको एनसीईआरटी बुक लेना है, बुक से पढ़ना है, तो सबसे पहले उस चैप्टर को, उसके कॉन्सेप्ट्स को अपने शिक्षक से पढ़ो। उसके वीडियोस को भी देख तुम पढ़ सकते हो और हेल्प बुक के बारे में भी लास्ट में मैं बताने वाला हूं। और उसके बाद ही तुमको एनसीईआरटी बुक ऐसे करके खोलना चाहिए। और उसके बाद यदि तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू करोगे तो मैं गारंटी देता हूं बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में आने लगेंगी। तो सर क्या पहली बार में ही एनसीईआरटी एकदम पूरा खलास हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें पहले तो एनसीईआरटी को सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लेना होगा। उसके बाद ही उसको दूसरी बार तीसरी बार जब पढ़ोगे तो हर एक पॉइंट तुम्हें समझ में आएगा। एनसीईआरटी में बातों को थोड़ा घुमा करके लिखा जाता है, लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट्स भी वहां पर बहुत अच्छे से लिखे होते हैं। तो इतनी चीजें तो मैंने बता दी, लेकिन एनसीईआरटी का महिमा गान तो मैंने किया है नहीं। तुम तो जानते ही हो कि एनसीईआरटी क्या है। भाई एनसीईआरटी भगवान के जैसा है, वह एक वेद के जैसा है। जो भी स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट या तो तैयारी कर रहे हैं, या तो वे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एनसीईआरटी तो एकदम अमृत के तुल्य है। उनको तो एनसीईआरटी पढ़ना ही होता है। ये तो तुम सारी बातें जानते ही हो भाई, ये तो सारी बातें जानते ही हो, तभी तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए ये तुम जानकारी लेने आए हो। तो एनसीईआरटी पढ़ने में सबसे पहला चीज क्या आएगा, हमारा इंट्रोडक्शन आएगा। तो तुम देखना बच्चों, यदि तुमने एनसीईआरटी एक बार भी पढ़ा होगा तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वह उतने काम का नहीं होता है। उसको बार बार रिवाइज करके बार बार उसको पढ़ के टाइम वेस्ट करने का जरूरी नहीं है। तो चलो अब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई अब तुमने एनसीईआरटी में जिस चैप्टर को खोला है उसके कुछ कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने बताया कि पहले कुछ कॉन्सेप्ट
उसको क्या कर लो, पढ़ लो। उसके बाद एनसीईआरटी बुक को खोलो। तो जैसे ही तुम बुक को खोलोगे भाई, जिस चैप्टर को खोलोगे वहां पे सबसे पहला क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन को क्या करना है बच्चों, 1 से 2 बार पढ़ लेना है, बस इतना ही। वो खास इंपॉर्टेंस के नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं होते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उस चैप्टर का, उसको 1-2 बार पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन पूरे चैप्टर को तुमको 3 से 4 बार रिपीट कर करके, रिवाइज कर करके पढ़ना होगा। अब चलो, यदि हम लोग क्या करते हैं, किसी खास पैराग्राफ पे आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर देख सकते हो हर एक लाइन तो इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम भी जानते हो। लेकिन उस लाइन में भी कुछ खास पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं। तो तुमको क्या करना है, तुमको इसमें क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, या फिर क्या करना है, इसको हाईलाइट कर लेना है। बोलोगे सर ये मुझे पता ही नहीं है, आप क्या नया सिखा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या मेरा। अरे नहीं, आगे मैं कुछ चीजों को बताने वाला हूं, बात तो सुनो यार। यहां पर देखो, यहां पर तुम एक और चीज कर सकते हो कि यहां पर कुछ चीजों के डेफिनेशन को यहीं पर एरो लगा करके लिख सकते हो। साथ ही साथ इसमें यदि इंग्लिश में पढ़ रहे हो और कोई टफ वर्ड आ जाए तो उसका हिंदी मीनिंग भी यहीं पे लिख सकते हो। और खास बात, यहां पर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, बुक में ही पेंसिल के द्वारा क्या कर लेना है तुमको, उसको बगल में लिख लेना है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद जो चीज मैं सिखाने वाला हूं वो शायद तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया होगा, और यही मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था। यदि तुम ये करोगे ना तो तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, याद भी होगा, और एनसीईआरटी तो एकदम मक्खन हो जाने वाला है। हर एक पॉइंट तुमको बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाने वाला है। देखो वो क्या है पॉइंट, प्रत्येक लाइन से क्या करना है, तुम्हें प्रश्न बनाना है। एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक लाइन से क्या कर लेना है, प्रश्न बनाना है। जितने तरीके से हो सके उसको प्रश्न बनाना है, और क्या करना है, उसके आंसर को देना है। मन ही मन क्वेश्चन बनाओ, मन ही मन क्या करो, आंसर को दो। तो प्रश्न क्या हो सकता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, बहुत सारा क्वेश्चन को यहां पर क्या करना है, एराइज करना है। जैसे तुम देखो यहां पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यहां पर क्या बोलता है, अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। तो यहां पर कैसे हम लोग प्रश्न बना सकते हैं, तो पहला प्रश्न तो ऐसे ही कह सकते हैं कि भाई अमाशय से भोजन कहां जाता है, तो इसका उत्तर क्या है, क्षुद्रांत में जाता है। देखा, पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। अरे एक लाइन पढ़ाना तो उसका क्वेश्चन बनाओ कि क्या क्वेश्चन उससे बन सकता है। ये टेक्निक तुम्हें डेवलप करना होगा, और जैसे ही ये टेक्निक तुम डेवलप करोगे, देखना हर एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, और हर एक लाइन तुमको एकदम याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, यही समझो। अब देखो, यह अवरोधनी पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखो यहां से भी प्रश्न हो गया कि भाई जब अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में जाता है, यानी समझ में आ रहा है क्या कि स्टमक से भोजन कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो किसके द्वारा वो रेगुलेट होता है, तो इसका आंसर है यह अवरोधनी पेशी द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो देखा, इससे प्रश्न भी बनाया और इससे उत्तर भी लिया। देखा, 2 लाइन में 2 प्रश्न हो गया और 2 उत्तर हो गया। अब यदि तीसरा लाइन हम लोग पढ़े, क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखो ये एनसीईआरटी है, देखो तुमने 3 लाइन पढ़ा और तीनों कितना इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि आहार नाल का, समझ रहे हो ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। हिंदी में मैं बता रहा हूं कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। यहां से क्या हम लोगों ने प्रश्न बनाया कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, ये प्रश्न हम लोगों ने बनाया, और उसका आंसर हमें यहीं से मिलेगा, क्षुद्रांत्र। क्या आंसर मिला, क्षुद्रांत्र। तो देखा तुमने कैसे हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, प्रत्येक लाइन को पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन अराइज करते हैं, उसका आंसर लेते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें नोट्स यदि बनाना है तो ठीक इसी तरीके से नोट्स बना सकते हो। प्रश्न लिखो, उसका उत्तर लिखो, प्रश्न लिखो, उसका उत्तर लिखो। यहीं से तुम्हें ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, यहीं से तुम्हें सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, सारा आंसर भी मिल जाएगा।
और एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में भी आ जाएगा। देखा कितना आसान होता है। तो इस तरीके से पढ़ो, और यही मैं बताने वाला था। ये जो तरीका है ना, पूरे यूट्यूब पे कोई तुम्हें नहीं बताएगा। मेरी बात याद रखना। अब देखो, अब क्या करना है, जो मैंने बताया था, हेल्प बुक की भी मदद लेनी पड़ती है। अब देखो बच्चों, भाई हेल्प बुक से हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब जो अदर पब्लिकेशन के बुक आते हैं उससे हम लोग क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी से क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ये बात तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। तो भाई जो हेल्प बुक होता है, अदर पब्लिकेशन के बुक होते हैं, उनमें बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा करके लिखी होती हैं, और हो सकता है वह तुम्हारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंस का ना भी हो। जैसे तुम क्लास 9th में जो पढ़ रहे हो, तो तुम्हें टारगेट है कि 9th में मैं बहुत अच्छे नंबर लाऊं, तो उसके लिए तुम वे सारे क्वेश्चंस पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में, जो कि एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं। तो बताओ भला क्या होगा, तुम्हारे नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी को बेस माना जाता है। एनसीईआरटी पहले कंप्लीट कर लो भाई, एकदम एक एक लाइन एकदम दिमाग में याद कर लो। उसके बाद हेल्प बुक पर जाओ, उसके बाद अदर पब्लिकेशन के बुक को भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि तुमको एनसीईआरटी समझना है तो कुछ पॉइंट्स को तुम क्या करो, हेल्प बुक से ही पढ़ते जाओ, एनसीईआरटी से ही पढ़ते जाओ। तो जो पैराग्राफ आया उसमें कुछ पॉइंट्स तुमको समझ में नहीं आ रहे, तो वहां पर हेल्प बुक की मदद ले सकते हो। वहां पर देखो उसमें कैसे उसको बताया गया है, तो तुम्हें जरूर मदद मिलेगा। और ये तुम जरूर करके देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस का है। समझ में आ रहा है ये सारा बात। तो बच्चों, बहुत ज्यादा लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो मैंने बात बताई है उन सारे बातों को फॉलो करो। देखो एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट तुम्हें समझ में जरूर आएगा। और तुम कमेंट करके जरूर बताना, यदि कुछ समस्या आ रही होगी तो मैं हूं, तुम्हें आंसर जरूर दूंगा, कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हें हेल्प करूं। धन्यवाद।